हाय एवरीवन। कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जब आप क्लास 11th में होंगे तो आपने बिजनेस स्टडीज में एक टॉपिक पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो बहुत सारे तरीके से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कंपनी। अब यहाँ पर जो हमारा अकाउंट्स का टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म बनाता है तो किस तरीके से वो अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का काम करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और समझते हैं कि पार्टनरशिप आखिर में होता क्या है। जैसा आपको पता है कि सोल ट्रेडर जो होता है वो एक मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर एक कॉलोनी में, हर एक गली में कहीं ना कहीं सोल ट्रेडर जरूर मिल जाएगा। पर सोल ट्रेडर जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि सोल ट्रेडर बिजनेस आप यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो एडवांटेजेस तो हैं आपके, पर साथ ही साथ उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि एक ही पर्सन है, उसे ही सारा मैनेजमेंट देखना है, उसे ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, अपने कस्टमर की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है। इसलिए एक इंसान के लिए इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये होती है कि कैपिटल भी लिमिटेड रहती है, जिसकी वजह से वो पर्सन अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में या उसके एक्सपांशन के बारे में नहीं सोच सकता। इन्हीं सभी ड्रॉबैक्स को देखते हुए एक नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ या इमर्ज हुआ, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप में क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करने लग गए। साथ ही साथ वो उसका मैनेजमेंट भी देखेंगे और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी आपस में शेयर करेंगे। एक बार फिर मैं क्लियर कर देती हूँ, पार्टनरशिप क्या होगा? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट देखेंगे, साथ ही साथ उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी वो आपस में शेयर करेंगे। ये चीज होती है हमारी पार्टनरशिप। जो सोल ट्रेडरशिप के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे उसको रिड्यूस करने के लिए या उससे बाहर आने के लिए जो हमारा फॉर्म इमर्ज हुआ वो है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस भी बने हैं, और वो जो प्रोविजंस हैं वो किस एक्ट के अंदर आते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारा 1932 का है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी संभालेंगे, प्लस होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी वो आपस में शेयर करेंगे। जो एक्ट यहाँ पर लागू होता है वो है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जब पार्टनरशिप की बात आ गई तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टनरशिप के एडवांटेजेस हो गए कि जहाँ सोल ट्रेडर में एक ही पर्सन मैनेज करता था, यहाँ पर दो लोग हो गए, तीन लोग हो गए, चार लोग हो गए, तो उन्होंने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये जरूर है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, पर ये भी तो देखिए आप कि जहाँ पर एक सोल ट्रेडर 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर ही आ पा रहा था, वहां पर आज अगर चार लोग भी 1-1 लाख रुपए कैपिटल लगाते हैं तो आपकी कैपिटल भी क्या होगी? ज्यादा अमाउंट में आप कलेक्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ मैनेजमेंट देखने के लिए भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म को प्रिफर किया जाता है। अब जो बात है वो है पार्टनरशिप डीड की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं साझेदारी संलेख। अब डीड क्या होता है भाई? तो हमें ये चीज समझना होगी कि जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो एक डीड का होना बहुत जरूरी है। डीड एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनरशिप डीड क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हमारा घर किसी को भी सेल आउट करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते बिना एग्रीमेंट के उसे दे दिया या किसी से ऐसे ही परचेज कर लिया। हम प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं कि आगे जाके किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यूज ना हो। ऐसे ही जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो वो एक डीड प्रिपेयर करने का काम करता है। डीड इसलिए प्रिपेयर की जाती है ताकि आगे जाके फ्यूचर में जो पार्टनर्स है उनके बीच में किसी तरीके के डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डीड जो है वो पार्टनर्स के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें पार्टनर्स के बारे में सारी डिटेल्स मौजूद होगी, और साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो भी इस डीड में रहेंगी। अब पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, मौखिक और लिखित दोनों ही रूप में हो सकती है, पर ज्यादा प्रिफर क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ कंडीशन होती है कि कोई पार्टनर ने चीट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। तो आपकी जो डीड है वो एक एविडेंस की तरह काम करेगी। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड ज्यादा प्रिफरेबल है कि रिटर्न फॉर्म में रहे बजाय ओरल होने के। ओरल भी हो सकती है पर ओरल बातों की इतनी मान्यता नहीं रहती।
इसलिए ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में हो, ताकि फ्यूचर के जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो पार्टनर्स के बीच में उनको अवॉइड किया जा सके। अब हमने ये देखा कि कई फर्म ऐसे होते हैं जो डीड बनाने का काम करेंगे और कई ऐसे हैं जो डीड नहीं बनाएंगे। तो डीड बना लिया तो ठीक है भाई, आपकी डीड में जो जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। पर यदि आपने डीड ही नहीं बनाएंगे तो फिर हम क्या करें? तो जब कोई फर्म पार्टनरशिप डीड बनाने का काम नहीं करता है और उनमें किसी तरीके के कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो उस पार्टनरशिप फर्म में लागू होंगे। फिर से आप समझ लीजिए कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने डीड बनाई है तो कोई इशू नहीं है, पर यदि उन्होंने डीड नहीं बनाई है और किसी तरीके के पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस होंगे वो उस फर्म में एप्लीकेबल होंगे। अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ वन बाय वन कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से रूल हम फर्म में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो है हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये तो खैर हमारा फंडामेंटल राइट भी है, हर एक पर्सन को अपनी बात रखने का अधिकार है। यहाँ पर भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी यही बोलता है कि फर्म में जितने भी पार्टनर्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनके पास ये फ्रीडम है कि वो अपनी बात रख सकें। ये उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल जो है हमारा वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हर एक पार्टनर्स को इतनी फ्रीडम है कि वो क्या कर सकता है, अपनी बात को दूसरे पार्टनर्स के सामने रख सकता है। दूसरी बात आती है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने बिजनेस में आप आए हैं, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया है, तो आपने क्या सोचा होगा कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया, अब क्योंकि आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो सब पार्टनर्स अलग अलग बोल रहे हैं, क्योंकि सबके मन में लालच आ गया कि भैया मुझे इतना शेयर चाहिए, मुझे तो इतना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करें? अब आपके पास एग्रीमेंट है ही नहीं, कुछ डीड लिखी हुई भी नहीं है। तो रूल हमारा फिर ये कहता है कि आप जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी प्रॉफिट हो आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको 15,000 का प्रॉफिट हुआ है और आपके 3 पार्टनर्स हैं, तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों पार्टनर्स को 5-5 हज़ार रुपये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्रॉफिट के तौर पे। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में क्या हो गया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल बांटना है। अब भले ही वो पार्टनर्स कितना भी मांगे, पर आपको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब जो हमारा थर्ड रूल आता है वो है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। इसका मतलब ये है कि ना ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और ना ही आहरण पर ब्याज दिया जाएगा। अगर डीड है तो कोई दिक्कत नहीं, 5% 10% डीड में जैसा भी उन्होंने कहा होगा उस हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स को चार्ज कर देंगे। पर उस कंडीशन में क्या करें हम, जब हमारे पास एग्रीमेंट ही नहीं है, डीड ही नहीं है। फिर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर आपके फर्म के पास डीड नहीं है तो उस कंडीशन में ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से पार्टनर्स को मिलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जस्ट अपोजिट, पार्टनर्स मिलकर फर्म को पे करने का काम करते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि बिजनेस में हमेशा सेपरेट एंटाइटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जो पार्टनर्स हैं और उनके पार्टनरशिप फर्म दोनों की आइडेंटिटी अलग होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप कि एक रूल हमारा क्या होगा कि ना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने की ज़रूरत है। अगर डीड है तो कोई इशू नहीं है, पर अगर डीड नहीं है तो फिर ये दोनों ही चीज़ नहीं मिलेंगी। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक या सैलरी वगैरह, वेजेस जो भी हो। कई बार पार्टनर्स के बीच में जब वो फर्म स्टार्ट करते हैं तो कोई पार्टनर ऐसा है, यदि वो पूरा मैनेजमेंट देखने का काम करता है तो वो सैलरी की डिमांड करता है कि मैं पूरा फर्म देख रहा हूँ, मुझे 10,000 30,000 जो भी हो, आप प्रॉफिट के अलावा भी आप मुझे सैलरी दें। ठीक है, पर पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा पहले ही प्रोविजन हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है उसको 10,000 20,000 जो भी आपका फिक्स हुआ आप उसको सैलरी दीजिए। पर अगर ऐसा है कि अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे डिमांड कर रहा है और पहले ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, प्लस आपकी कोई पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं या डीड ही नहीं है आपके पास, तो उस कंडीशन में आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरीके की सैलरी वगैरह नहीं दी जाएगी। सैलरी वेजेस जो भी हो आपको किसी भी पार्टनर्स को देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रूल कहता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है एडिशनल कैपिटल और लोन। अब कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स कैपिटल तो लेकर आ गए, पर बीच में ऐसा लगा अकाउंटिंग ईयर में कि हमें और पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमने फर्म को लोन दे दिया।
अब हमने लोन तो दे दिया, पर अब फिर यही बात हो रही कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो गए। जिसने लोन दिया वो कह रहा है मुझे 10% से इंटरेस्ट चाहिए, 15% से चाहिए, बाकी पार्टनर्स एग्री ही नहीं हो रहे। फिर हम उस कंडीशन में क्या करें? फिर पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसने फिर यहाँ पर ये प्रोविजन करा है कि अगर कोई पार्टनर किसी भी तरीके की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल या फिर लोन देता है फर्म को, तो उसके 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ये प्रोविजन किसका है? हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। अगर डीड है तो डीड में तो पहले से डिसाइडेड होगा कि आप किस रेट से इंटरेस्ट देंगे। पर यदि आपके फर्म के पास डीड नहीं है और अगर कोई पार्टनर ने आपको लोन दिया है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो फिर आपका जो एक्ट है वो ये कहता है कि आपको उस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देना ही होगा। ओके, तो एक बार हम स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटेंगे, प्लस उसके मैनेजमेंट को संभालेंगे, वो चीज़ हमारी पार्टनरशिप कहलाएगी। पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनर्स के बीच का एक एग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, पर ज़्यादा प्रिफरेबल है रिटर्न। अब फर्म के पास पार्टनरशिप डीड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो कि एप्लीकेबल हैं। हमने वन बाय वन उन्हें भी देखा कि सबसे पहला हमारा जो था वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन हमारा था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, थर्ड हमारा था नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, फोर्थ वन वॉज रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स एंड फिफ्थ वन वॉज एडिशनल कैपिटल और लोन। ये सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी एक्सप्लेन कर सकूं। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।